चल बेटा, कहां तक हुआ था? हम लोग देख रहे थे क्या, सिकल सेल एनीमिया ना। तो जल्दी से बेटा एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं हम सिकल सेल एनीमिया। आप बताइए, सिकल सेल एनीमिया बेटा किस टाइप का डिजीज है? तो आप कहोगे सर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसा डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल कहने का मतलब बेटा इसका क्रोमोसोम कौन सा होगा? क्रोमोसोम नंबर 11 होगा, ठीक है ना। इसका जो जीन लोकेटेड होगा क्रोमोसोम नंबर 11 पर होगा। और दूसरी बात बेटा, ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। इसमें बेटा हीमोग्लोबिन का जो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और जो आरबीसी का शेप है बेटा मेनली वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। कैसा शेप हो जाएगा? तो बेटा सिकल शेप हो जाएगा। अब क्यों रहा या क्यों हुआ होगा आरबीसी का शेप चेंज? क्योंकि बेटा यहां पर म्यूटेशन था। तो ये म्यूटेशन है, वो भी बेटा कौन से टाइप का म्यूटेशन है? पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक, फिर से जल्दी से एक बार बेटा सुन लीजिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक, रिसेसिव का मतलब है कि बनने का मतलब हो गया म्यूटेशन होगा। इसका जीन किस क्रोमोसोम पर है बेटा? 11 पर है। और किसी एक न्यूक्लियोटाइड के चेन में ही चेंज है। मतलब बेटा इस देखिए, हीमोग्लोबिन के 4, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा। इनमें अल्फा चेन बेटा इफेक्टेड नहीं होती है, केवल और केवल कौन सी चेन इफेक्टेड होगी? बीटा चेन इफेक्टेड होगी। और वो भी बेटा कौन सा पार्ट? जो बीटा चेन का 6 नंबर का अमीनो एसिड होता है। कौन सा होता है 6 नंबर का अमीनो एसिड? जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पर बेटा क्या आ जाता है? ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पर आ जाता है वैलिन। ठीक, ग्लूटामिक एसिड को जो इसका कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है बेटा, उसको बोलते हैं GAG। ये रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? GUG के द्वारा, GUG बेटा, ठीक ना। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द किसके द्वारा? GUG मतलब वैलिन के द्वारा। कौन से पोजीशन में चेंज हुआ? 6 पोजीशन में। ठीक, अब इसका साइड इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इफेक्ट ऑफ द बेटा सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है। ठीक, तो यहां पर क्या हम लोग पढ़ने चल रहे हैं? इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ बेटा सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया बेटा, चलो। तो सिकल सेल एनीमिया में बेटा क्या था? इसका इफेक्ट मुझे बताना था। तो देखिए, ये इसका फर्स्ट इफेक्ट बेटा आता है, ये जो इसकी सरफेस होती है ये हार्ड हो जाती है और रिजिड हो जाती है। इसका जो सरफेस होगा, आरबीसी सरफेस बेटा कैसा हो जाएगा? आरबीसी सरफेस बेटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हार्ड एंड बेटा रिजिड हो जाएगा। जब हार्ड और रिजिड होगा तो सीधी सी बात है, मान लो कि बेटा ये ब्लड वेसल्स है, ये किसी आर्गन में ये ब्लड को लेके जा रहा है। ठीक, ऐसे बेटा ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये यहां पर मान लेते हैं कोई आर्गन है, ये आर्गन में ब्लड जाएगा तो ये बेटा क्या करता है कि जब हार्ड होता है तो यहां पर बेटा फंस जाएगा कहीं, ये इकट्ठा हो जाएगा। ये जैसे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा तो सर्कुलेशन, इसको ब्लड प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, जब ये हार्ड और रिजिड होगा तो लो या स्लो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब अगर बेटा ब्लड का सर्कुलेशन लो होगा या स्लो होगा, स्लो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा,
तो क्या इफेक्ट होगा, तो आर्गन के पास बेटा प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब बेटा आर्गन का क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनिंग, या बेटा आर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट ये आया कि ये आर्गन बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मीनिंग क्या है बच्चा, यहां पर आर्गन पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई इसको नहीं हो पा रही है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा आपका ये कहता है कि जो आरबीसी का सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड और रिजिड होगा। रिजिड होने पर बेटा किसका सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, आर्गन में क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आर्गन का क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट बेटा ये हुआ। इसके बाद बेटा दूसरा होता है शार्ट लाइफ स्पैन। शार्ट लाइफ स्पैन का मतलब बेटा क्या हो गया, सीधी सी बात है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह रहेगी नहीं। अब यहां पर क्या होगा, जैसे कोई भी आरबीसी का बेटा नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। आरबीसी बेटा अपना अगर नॉर्मल लाइफ व्यतीत करेगा तो कितना दिन व्यतीत करेगा, 120 डेज। ठीक, अगर बेटा 120 डेज है, ये रिड्यूज होकर के बेटा 80 डेज हो जाए, घट करके 80 दिन हो जाए, तो बेटा अगर ये 80 दिन हो गया, इसका मतलब कि आरबीसी की डेथ इंक्रीज कर जाएगी। सोचो बेटा यहां पर क्या हो जाएगी, डेथ ऑफ आरबीसी बेटा ये बढ़ जाएगा, डेथ ऑफ आरबीसी जल्दी जल्दी होने लगेगी। अब आप मुझे बताइए बेटा कि जब डेथ ऑफ आरबीसी जल्दी जल्दी होने लगे तो क्या इफेक्ट होगा, आरबीसी चौपट हो रही है, खराब हो रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। तो सर एनीमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, भाई आरबीसी की कमी होने लगेगी। और दूसरा क्या इफेक्ट होगा बेटा, उस बंदे को क्या हो जाएगा, या उस पर्सन को क्या हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा। जॉइंडिस समझते हो ना, हाँ। तो किसी भी, जैसे देखो जब बेटा सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें एनीमिया तो कंडीशन बनेगी, उसके साथ साथ उसमें जॉइंडिस हो जाएगा। ये बेसिक बेटा प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले अगर सरफेस आप बेटा आरबीसी होना चाहिए ना, सरफेस ऑफ आरबीसी हार्ड एंड बेटा रिजिड होना चाहिए, शार्ट लाइफ स्पैन होना चाहिए। अब ये हो जाता है, तो जब होगा तो ये इफेक्ट पड़ेगा, ये दो इफेक्ट हो गया। अब बेटा ये तीसरा है यहां पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंट टू मलेरिया। बेटा जैसे जिसको भी सिकल सेल एनीमिया हुआ है, ध्यान से बेटा सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कंपटीशन का। जिसको मलेरिया हुआ है, ये आप 100% जान लो कि उसको सिकल सेल एनीमिया, ये सॉरी, जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ उसको मलेरिया नहीं होगा ना। जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है उसको मलेरिया नहीं होगा। कारण बेटा आप जानिए, कारण आप समझिए। जैसे मान लो कि ये मैंने बेटा एक आरबीसी बना लिया, जो मलेरिया काज करता है उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम बेटा पता है हमें, उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है आपको पता है बेटा, प्लाज्मोडियम। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बेटा क्या था, प्लाज्मोडियम। ठीक, अगर ये प्लाज्मोडियम होगा, ध्यान थोड़ा सुनिएगा, ये मान लेते हैं हम प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम बेटा इसको आसानी से, इसके लिए परमेबल होगा। इसका शेप बेटा कैसा था, बाई कॉनकेव था ना। ये प्लाज्मोडियम बेटा इसके अंदर आ जाएगा, यहां जो साइकिल चलनी चलेगी इसकी लाइफ साइकिल बेटा, फिर ये बाहर जाकर के फिर से ऐसे साइकिल बेटा चलती रहेगी ये। तो ये अब आप दूसरा केस देखिए, ये किसके लिए है, नॉर्मल आरबीसी के लिए है। ये किसका केस है बेटा, ये नॉर्मल आरबीसी का केस है। अगर यही सिकल शेप होता, अब देखो ध्यान से बेटा, हमने कहा कि ये सिकल शेप होता,
तो जब बेटा ये सीकल सेप होगा बच्चा, तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये हार्ड होगी। अरे पहला पॉइंट बेटा लिखे सरफेस क्या होनी चाहिए, हार्ड और रिजिड हो जाती है। जब आप बताओ कि जब सरफेस बेटा हार्ड और रिजिड होगी, जब सरफेस और हार्ड और रिजिड होगी, तो क्या इसमें बेटा प्लाज्मोडियम इसमें इंटर कर पाएगा? क्या प्लाज्मोडियम बेटा इसमें इंटर कर पाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, इसमें प्लाज्मोडियम इंटर नहीं कर पाएगा। तो जब बेटा प्लाज्मोडियम इंटर ही नहीं करेगा, और जब इंटर नहीं करेगा आरबीसी के अंदर, तो क्या मलेरिया होगा? क्या मलेरिया होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। तो जिस लोगों में यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, मलेरिया एब्सेंट हो जाएगा। तो जिस भी लोगों में या जिन भी लोगों में सीकल सेल एनीमिया है, उसमें क्या नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। ये क्लियर हो चुके हैं? तो बेटा ये 3 पॉइंट हैं, और ये नीट का कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन और हमेशा से बना है, फिर बनता रहेगा। चलो बेटा, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट इसमें हमको मिले। पहला हार्ड सरफेस है। सेकंड पॉइंट बेटा क्या मिला, शॉर्ट लाइफ स्पैन हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ये 3 बेटा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये 3 क्वेश्चन रिलेटेड है सिकल सेल एनीमिया से। आगे लिख लिया आपने बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपका बढ़ता क्या है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो जल्दी से नोट करिए इसको। देखो अगर फिर से सुन लो, नॉर्मल बेटा आरबीसी है, तो ये प्लाज्मोडियम इसको इसके अंदर चला जाएगा। जब प्लाज्मोडियम जाएगा तो यहां से उसकी लाइफ साइकिल चलेगी। और जब बेटा ये सरफेस हार्ड हो गई, तो प्लाज्मोडियम इंटर नहीं कर पाएगा। जब प्लाज्मोडियम इंटर ही नहीं कर पाएगा बच्चा, तो ये क्या नहीं होगा, मलेरिया इसमें नहीं होगा। तो क्या बेटा कहा जाता है, एक छोटा सा पॉइंट कहा जाता है कि जिन लोगों में सीकल सेल एनीमिया होगा, उनमें मलेरिया नहीं हो सकता है। मतलब बेटा कि मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होगा। क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट का है ये। आगे आप देखो, अब अगर बेटा हम लोग ये देखें कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप समझते हैं ना बेटा, कि ये इसकी जीनोटाइप क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ए वाले को बेटा हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, और ये एस वाले को क्या बोलते हैं बेटा, सिकल सेल बोलते हैं। दो ही तो बोलते हैं। ए वाला बेटा नॉर्मल है, तो अगर हम लोग इसका जीनोटाइप लिखेंगे, ए वाले का बेटा क्या लिखेंगे, HbA। तो ये कैसा होगा, तो सर ये नॉर्मल आरबीसी होगा बेटा। कैसा है आरबीसी होगा, नॉर्मल आरबीसी है। तो जब नॉर्मल आरबीसी है, तो सीधी सी बात है बेटा कि ये क्या बनाएगा, इसका मतलब कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। कैसा हीमोग्लोबिन बनेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर मान लो बेटा कि ये HbA और HbS हो जाए, तो बताओ इसको क्या कहेंगे। सर इसमें दोनों है, इसमें दोनों है ना। तो इसका मतलब है बेटा कि ये देखो, ये इसका सरफेस देखो, ये बाई कॉनकेव होगा। अरे बेटा नॉर्मल है तो बाई कॉनकेव होगा ना। ये वाला आरबीसी कैसा होगा, बाई कॉनकेव होगा। इसमें बेटा दोनों हो सकता है क्या, सर बाई कॉनकेव भी हो सकता है, और ये सिकल सेप भी तो हो सकता है बेटा, क्योंकि दोनों आपको दिख रहे हैं। अब दोनों करेक्टर अगर बेटा एक साथ दिखते हैं तो क्या बोलते हैं, कोडॉमिनेंस बोलते हैं। तो दोनों करेक्टर अगर एक साथ दिखते हैं तो क्या बोलेंगे, इसे को डोमिनेंस। तो ये इसका एग्जांपल बेटा क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं सीकल सेल ट्रेट। इसको बेटा बोलते हैं सीकल सेल ट्रेट। इसका मतलब होता है कि इसमें सीकल सेल के लक्षण तो हैं,
बट बेटा ये नॉर्मल है। तो जब ये नॉर्मल है तो इसको हम लोग कहेंगे, देखो ध्यान से बेटा सुनिएगा, ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस? हेट्रो। बेटा ये कैसा है? होमो। अरे दोनों सेम है, एक एक ए है एक एस है, मतलब क्या होगा? हेट्रो। तो ये क्या हो जाएगा? ये बेटा ये हेट्रोजाइगस होगा। और जितने बेटा हेट्रोजाइगस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर। क्या बोलेंगे? कैरियर। तो ये इसका मतलब बेटा कि इसके पास दोनों जीन है, नॉर्मल वाला और सिकल सेल वाला भी है। तो जब नॉर्मल और सिकल सेल दोनों है तो ये हेट्रोजाइगस होगा। तो इसका अगर ये, तो ये पर्सन, अगर मैं आपसे बेटा पूछूं ऐसे पर्सन कैसे होंगे, तो बेटा नॉर्मल होंगे, बट उनमें केवल और केवल क्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? ऑक्सीजन टेंशन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लो ऑक्सीजन टेंशन हुआ, जैसे कोई भी सिकल सेल एनीमिया है जिसको, ध्यान से सुनिए, जिसको भी सिकल सेल एनीमिया है, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सेहत पर, उसके बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बेटा ऑक्सीजन टेंशन कम हुआ वैसे ही आरबीसी की डेथ होना शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी बेटा उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब ये हो गया। लेकिन देखो अगर ये एच बी एस है, ये सिकल सेल होगा बेटा, ये यही तो सिकल सेल है। यहां पर आरबीसी बेटा कैसा हो जाएगा? सिकल सेप हो जाएगा। अगर ये सिकल सेप हो जाएगा तो सीधी सी बात है बेटा कि ये रिसेसिव है। रिसेसिव किसके कारण आया होगा? म्यूटेशन के कारण। अरे दोनों जीन इफेक्टेड है, तो जीनों जीन इफेक्टेड है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ऐसे लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इनमें जो डेथ होती है बेटा, किस लेवल पे डेथ हो जाती है? इनमें जो होती है ऐसे अर्ली स्टेज में ही डेथ हो जाती है। तो इसमें बेटा डेथ कैसे हो जाएगी? अर्ली स्टेज में बेटा डेथ हो जाती है, ठीक ना। दूसरी चीज ये बहुत ही लीथल होता है। लीथल का मतलब समझते हैं ना बेटा? हार्मफुल होता है। लीथल मीन्स क्या हो जाएगा? हार्मफुल होगा। तो ये आपको ऐसे लोग बेटा मिलते नहीं है। जैसे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद कुछ समय तक जिंदा रहे, बाकी समय बेटा मर जाएंगे। अगर जो सिकल सेल के लोग दिखते भी हैं एनवायरमेंट में, वातावरण में बेटा, जो भी लोग या जो भी सर्वाइव कर रहे हैं प्लेनेट पर, तो वो क्या होंगे? वो ये वाले होंगे, मतलब ये वाले होंगे। ये वाले बेटा नहीं दिखते हैं, क्योंकि इनकी डेथ कब हो जाती है? अर्ली स्टेज में ही इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? ऐसे लोग बेटा जल्दी सर्वाइव नहीं करते हैं, ठीक। तो चलो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो ये बेटा चार टाइप के जो हम लोगों ने मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा था, मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट हो गया, और क्या कंप्लीट हुआ? कोडोमिनेंस। फिर बेटा कौन सा था? आ? तीन था ना, चार था। प्लियोट्रॉपिक जीन, और एक और कौन सा था? मल्टीपल एलेज। बेटा ये कुल चार थे, चारों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे? अब यहां से बेटा पढ़ने चल रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा क्या पढ़ने चल रहे हैं यहां से? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पीछे होगा, पीछे। अरे चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। पॉलीजेनिक देखो लिखा होगा ना। और पीछे मिला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आप बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ने चल रहे हैं। इसको हटा दें।
चलो बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब कि अभी तक क्या पढ़ रहे थे बेटा, एक ही जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। अब यहां पे कई जीन होंगी, मतलब कि कई जीन का सेंस ये हुआ कि दो से ज्यादा कम से कम, उसको पढ़ेंगे। ये जस्ट बेटा प्लियोट्रॉपिक का उल्टा होता है, इसको ध्यान से सुनो। किसका उल्टा होता है? प्लियोट्रॉपिक जीन का उल्टा होता है। अब पहले मैं प्लियोट्रॉपिक हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर ये एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। देखो, जब आप बेटा प्लियोट्रॉपिक देख रहे थे तो उसमें जीन बेटा एक ही था या वन जीन था, लेकिन कितने करेक्टर थे बेटा? ये करेक्टर हमने बेटा अलग अलग बताया था कि बेटा ये ऐसे ऐसे करेक्टर हो सकते हैं। मतलब एक से अधिक करेक्टर को अगर कोई जीन, एक जीन सिंगल जीन बेटा एक से अधिक करेक्टर को डिटरमाइन करता है तो कहलाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहलाएगा? प्लियोट्रॉपिक जीन। कुछ क्लियर हुआ बेटा? सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर, बेटा एक से अधिक करेक्टर को अगर डिटरमाइन करता है, कंट्रोल करता है, तो वो प्लियोट्रॉपिक हो जाएगा। अब इसका उल्टा बेटा, इसका उल्टा कैसे? अब इसको ध्यान से सुनो कि करेक्टर मान लो कि एक ही है, करेक्टर तो बेटा एक ही है। अब इसको कंट्रोल कितने लोग कर रहे हैं? बहुत ढेर से जीन, मतलब कई जीन बेटा इसको कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, ये जीन हो गया, ये जीन हो गया, या ये जीन हो गया, मतलब बेटा कई जीन जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। किसी एक करेक्टर को बेटा कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? चार नहीं बेटा, मोर देन वन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक कहेंगे। समझ में आया? अब देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी बेटा बहुत अच्छे से आप समझिएगा। जैसे ये मान लो कि ये बायोलॉजी है, ये सब्जेक्ट बेटा क्या है? बायोलॉजी है, ठीक। तो आप जब बेटा जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग क्या होता है कि हर ब्रांच पढ़ाने वाले, बायोलॉजी के बेटा हर चीज पढ़ाने वाले अलग अलग लोग होते हैं। जैसे किसी ने बेटा जियोलॉजी पढ़ाया तो किसी ने बॉटनी पढ़ाया, बेटा किसी ने फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया, किसी ने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाया, किसी ने बेटा जेनेटिक्स पढ़ाया, किसी ने प्लांट एनाटॉमी पढ़ाया, किसी ने टिश्यू पढ़ाया, किसी ने एनिमल किंगडम पढ़ाया, तो किसी ने प्लांट किंगडम पढ़ाया। कई लोग मिल करके बेटा किसको पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो बताओ ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव कि क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव है बेटा, ये क्वांटिटेटिव है। जो पॉलीजेनिक हमारा होगा वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा। अब याद रखना कि जैसे मान लो कि कोई एक आदमी बेटा जेनेटिक्स पढ़ा रहा है, ठीक, तो वो जेनेटिक्स का अच्छा जानकार होगा तभी उतना ही पढ़ा रहा है। वो जेनेटिक्स का जानकार होगा मतलब डोमिनेंट होगा। क्या होगा? डोमिनेंट होगा। इसका मतलब है बेटा कि कई, ध्यान से सुनिए, कई डोमिनेंट जीन, जो भी डोमिनेंट जीन होंगे, क्या होंगे बेटा? डोमिनेंट जीन उस करेक्टर को रेगुलेट करेंगे। फिर से बताएं, ये वाला ऊपर वाला क्या था? प्लियोट्रॉपिक। ऊपर वाला क्या था? प्लियोट्रॉपिक। ये क्या है? पॉलीजेनिक। ठीक है ना, ये पॉलीजीन है। तो बेटा यहां पर कैसे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सिंगल करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन या मल्टीपल जीन, इस कॉल्ड बेटा क्या? पॉलीजेनिक। तो इन्हें बेटा लिखिए इसको। डेफिनेशन समझ में आ रही है ना? वन करेक्टर या सिंगल करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन या बेटा मल्टीपल जीन के द्वारा। मल्टीपल जीन के द्वारा बेटा ये अफेक्टेड होगा। इसमें देखो दूसरा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या था?
इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या था इसमें कि जो इफेक्ट होगा वो किसका होगा, डोमिनेंट जीन होगा। जो इफेक्ट होगा वो किसका होगा, डोमिनेंट जीन होगा। मतलब बेटा कि डोमिनेंट जीन कंट्रोल द किसको, फिनोटाइप्स। बेटा रिसेसिव का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, केवल और केवल डोमिनेंट जीन। तो बेटा यहां पर लिख सकते हैं कि डोमिनेंट जीन आर बेटा इफेक्टिव, डोमिनेंट जीन आर मोर इफेक्टिव। बेटा इफेक्टिव होगा और क्या कंट्रोल करेगा, नहीं वो ठीक है बेटा, मोर इफेक्टिव होगा। क्योंकि मोर इफेक्टिव का मतलब है कि अब जैसे आप बेटा रिसेसिव पढ़ोगे तो रिसेसिव की थोड़ी बहुत वैल्यू तो रहेगी ना बेटा, रिसेसिव की थोड़ी बहुत वैल्यू तो रहेगी। डोमिनेंट बेटा उसको कंट्रोल करेगा लेकिन वैल्यू थोड़ी सी रिसेसिव की रहेगी मिनिमम। बेटा जैसे मान लो कि हम लोगों ने कहा कि कोई एक प्लांट है बेटा, उसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब उसमें डोमिनेंट जीन बेटा बढ़ गया, डोमिनेंट जीन हमने जोड़ दिया उसमें और 100 मतलब कि मान लो 10 था तो 10 से 40 हो गया। तो जब बेटा डोमिनेंट जीन बढ़ा तो वो इफेक्टिव हो गया ना, मिनिमम रिसेसिव जीन का कुछ तो रहा होगा रिस्पांस। तो ये मैंने कहा कि डोमिनेंट जीन आर बेटा मोर इफेक्टिव। यहां पर बेटा ये फिर लिखेंगे पॉलीजीन मोस्टली या हाईली बेटा लिखेंगे, मोस्टली नहीं लिखेंगे, हाईली affected by environment। एनवायरमेंट के द्वारा बेटा ये बहुत ज्यादा इस पर इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैं समझा दूंगा बेटा इसका पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना, इसका पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। ये जो डोमिनेंट जीन है बेटा ये एडिटिव नेचर के होते हैं। जीन, जीन का मतलब बेटा कि डोमिनेंट जीन, जीन आर बेटा क्या, एडिटिव। ये एडिटिव बेटा जानते हो कि नहीं, हाँ एडिटिव जानते हैं कि नहीं, एडिशन वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर में क्या कैसे जोड़ते हो, एक के हेड के साथ दूसरे का टेल जोड़ते चले जाते हो, यही करते हो ना। तो इसका मतलब बेटा कि इसमें भी क्या होता है, जैसे दो है, मान लो कि जैसे ये ऐसे 1 3 ऐसे बेटा, इसको लिखना नहीं है ये वाला 3 3, मान लो ये 1 है ना, तो हम इसका इफेक्ट ऐसे होता है, ये एक और पहले एक लिख देंगे, एक और 3 को जोड़ेंगे बेटा 4 हो जाएगा, 4 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 1 3 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। नहीं आया, जल्दी हो गया बेटा, 1 का 1 लिख दिया मैंने, 1 और 3 को जोड़ दिया 4 हो गया। इसको बोलते हैं एडिटिव हो जाना। अब 3 और 3 को जोड़ दिया 6 हो गया, 3 और 1 को जोड़ दिया 4 हो गया, 1 को 1 लिख दिया। तो जो इसका इफेक्ट होता है बेटा, ये डोमिनेंट जीन होता है, वो एडिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, एडिटिव होता है। क्लियर है ना। हाँ इतना बेटा आप नोट कर लीजिए। अब देखिए पॉलीजीनिक का बेटा इसके फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब इसको सबसे पहले कोई ना कोई बेटा स्टडी किया होगा, उनका नाम था अरे कार्ल रिउटर, KUL बेटा REUTOR, कार्ल रिउटर। ये कार्ल रिउटर थे बेटा, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया था, इनहेरिटेंस ऑफ द पॉलीजीन को बेटा मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, कार्ल है बेटा इनका पूरा नाम, ऐसे लिखो अब सही रहेगा, कार्ल रिउटर। ये थे बेटा इनके फादर ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, अब इसको देखो, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप बेटा ये बोलोगे ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब किसका एग्जाम्पल है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का। इट इज एन एग्जाम्पल। आप बेटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब इसको एक एग्जांपल से बेटा समझा दूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाए ना, मतलब जो लिखाया हूं वो आपको क्लियर हो जाए कि क्या मैं लिखाना चाह रहा हूं ना। ये सब बेटा क्या लिखाया गया मैं इसको समझाने जा रहा हूं, हटा रहा हूं इसको। चलो भाई आगे देखते हैं। अगर हमें मान लो बेटा कि यहां पर क्या लेना है कि डोमिनेंट जीन को समझाना है। क्या समझाना है? डोमिनेंट जीन। तो सबसे पहला काम बेटा मैं इसका एग्जांपल लिख के समझाता हूं। तो पहला बेटा आपको जो एग्जांपल लिखना है वो आप बताओ। इसका एग्जांपल एक प्लांट का ले लेते हैं, एक बेटा एनिमल का ले लेते हैं, या एक ह्यूमन का ले लेते हैं, ठीक, जिससे आपको एकदम क्राइटेरिया क्लियर रहे। एक होता है कर्नल, कलर इन व्हीट। बेटा ये कर्नल कलर जानते हो? कर्नल क्या होता है? नहीं। गेहूं की बाली देखा है? गेहूं की बाली, उसके अंदर बेटा सीड होगा, सीड का छिलका निकाल दो, उसके अंदर जो बचा वो कर्नल। छिलका हटा दो, उसके नीचे अंदर बेटा जो भी होगा वो सब क्या होगा? कर्नल। तो कर्नल कलर इन व्हीट। इसको बेटा इसमें पॉलीजेनिक को डिस्कवर किया था, इसको बेटा डिस्कवर्ड बाय नेल्सन एल। बेटा इसको नेल्सन एल बोलते हैं, ठीक ना। ये इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। कौन बेटा डिस्कवर किया था? ये कर्नल कलर इन व्हीट, ठीक। ये कंट्रोल होगा, कंट्रोल्ड बाय बेटा 2 पॉलीजीन। कितने पॉलीजीन के द्वारा बेटा कंट्रोल होगा? 2 पॉलीजीन के द्वारा ये कंट्रोल होगा, राइट। अब सेकंड बेटा एग्जांपल लिखिए, और जो कि आपसे रिलेटेड है बेटा, ह्यूमन से रिलेटेड है, उसको कहते हैं ह्यूमन स्किन कलर। कैसा कलर बेटा? ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर। इसको बेटा सबसे पहले डिस्कवर किया था डेवेनपोर्ट ने, मतलब बेटा डिस्कवर्ड बाई डेवेनपोर्ट, एक साइंटिस्ट थे बेटा, और ये कंट्रोल्ड होगा थ्री पॉलीजीन। बेटा ये याद रखना है, ये कितने पॉलीजीन के द्वारा कौन कंट्रोल हो रहा है? 3 पॉलीजीन के द्वारा बेटा ये कंट्रोल होगा। ये सब बेटा एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो आप इसका थर्ड एग्जांपल, इसका बेटा थर्ड एग्जांपल, ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट ये कंट्रोल होगा बेटा 5 पॉलीजीन के द्वारा, कंट्रोल बाय द कितना? 5 पॉलीजीन। बेटा इसका चौथा एग्जांपल होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस। बेटा ह्यूमन इंटेलिजेंसी के द्वारा, और ये कंट्रोल होगा बेटा 25 पॉलीजीन के द्वारा। ये आपके एग्जांपल हो गए। तो इसमें सबसे बेहतरीन, सबसे मेनली बेटा जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है, खासकर स्पेशली बेटा कंपटीशन का, वो ये है ह्यूमन स्किन कलर, क्योंकि इसी को एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी ने बेटा इसको। डेवेनपोर्ट, DEVN, डेवेनपोर्ट, ये साइंटिस्ट है बेटा, ये डेवेन, हाँ ये साइंटिस्ट हैं, इनको डी लिख लो। डेवेनपोर्ट ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बेटा इसको डिस्कवर किया था। कंट्रोल कितने द्वारा और कितने जीन के द्वारा? 3। ये वाला बेटा 5 और ये 25। ये मच कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ये 25 मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी आप देखेंगे आगे। ये आपने नोट कर लिया? अच्छा अब इसको एक्सप्लेन कर दें, हम किसी एक को लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक।
अगर हम लोग यहां पर क्वांटिटेटिव देखें, कौन सी बेटा, क्वांटिटेटिव पहले देखें। ये एग्जांपल किसका है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का है। ये एडिटिव होता है, इन्वायरमेंट का बेटा हाईली इफेक्ट होगा, ठीक। और यहां पर याद रखना बेटा, यहां पर कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन, कंटिन्यूअस। इसका मतलब बेटा कि जैसे देखो, जब हम लोग मेंडल का केस पढ़ रहे थे, किसका, मेंडल का, तो मेंडल ने जैसे एक बेटा कोई कलर लिया, रेड लिया, डोमिनेंट वाला क्या था, रेड था, और व्हाइट वाला था। इनके बीच का कोई करेक्टर बेटा नहीं दिखता था। मेंडल जब स्टडी कर रहे थे, इनके बीच का करेक्टर नहीं दिखता था। अब जैसे बेटा ह्यूमन की हाइट है, अब ह्यूमन की हाइट अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज 6 फीट का एक आदमी है, दूसरा 4 फीट का है, या तो सारे आदमी बेटा 6 फीट के होंगे, या तो सारे आदमी क्या होने चाहिए, 4 फीट के होने चाहिए मेंडल के अनुसार। बेटा मेंडल के अनुसार दो ही करेक्टर होगा ना। मेंडल तो इंटरमीडिएट करेक्टर पढ़े नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा था, मेंडल जो बेटा थे लकी भी थे, मैंने कहा कि उसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन था। कैसा था, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इसके केस में बेटा अब ह्यूमन की हाइट ले लो, कोई बेटा 6 फीट का, कोई 5 फीट कुछ इंच का है, कोई ऐसे धीरे धीरे एक वेरिएशन दिखता है। तो कैसा वेरिएशन दिखेगा, कंटिन्यूअस। फिर से सुनो, जैसे ह्यूमन की हाइट है, इसको ध्यान से सुनो। अगर हम मेंडल की बात को माने, मेंडल की बात माने, तो या तो सब लोग कितने फीट के होंगे बेटा, 6 फीट के मैक्सिमम हाइट मान लें, या तो सबके सब 4 फीट के। ये मेंडल हो गया। एक बेटा हाईएस्ट हो गया, एक लोएस्ट हो गया। क्या ऐसा ह्यूमन हाइट के साथ होता है, नहीं बेटा। ह्यूमन हाइट में ऐसा तो है नहीं ना, सब में एक एक इंच का, आधे आधे इंच का बेटा डिफरेंस, सेंटीमीटर में डिफरेंस है, मिलीमीटर में डिफरेंस है। तो ये वेरिएशन कैसा दिख रहा है, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, ये बेटा कंटिन्यूअस डिफरेंस दिख रहा है ना। जबकि मेंडल का लेवल क्या था, मेंडल क्या कहते थे, या तो जैसे व्हाइट है, या तो बेटा क्या है, रेड है, या तो व्हाइट है। क्लियर। तो ये एग्जांपल है बेटा किसका, कंटिन्यूअस वेरिएशन का। किसका, कंटिन्यूअस वेरिएशन का। अगर हम लोग ये देखें कि यहां पर ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, ये मैंने बेटा लिखा था अभी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को समझा रहा था। ध्यान से बेटा सुनिएगा। अगर हम मान लें कि हमारे पास बेटा कुछ जीनोटाइप दिए गए हैं, कुछ जीनोटाइप है, और 3 करेक्टर वाले को बेटा मैं लेके समझा रहा हूं, क्योंकि यही आपकी बुक में दिया गया है, इसी को लेकर मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर जीनोटाइप मान लो बेटा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, मान लो बेटा ये मैंने ऐसा लिख लिया, 5 करेक्टर वाला ले लिया, थोड़ा टिपिकल लिया, 3 ना लेके बेटा टिपिकल ले लिया, थोड़ा जिससे आपको ये समझ में आ जाए। फिर मैंने लिया बेटा इसमें ये दोनों बेटा एक ही है, ठीक। ये दूसरा ले लिया, एक ऐसा जीनोटाइप ले लिया, ये स्मॉल बेटा ले लिया, और एक मैंने सब स्मॉल ले लिया। ठीक है, ये केवल बेटा समझाने के लिए है आपको। आप इसको समझोगे तो क्वालिटी क्वांटिटेटिव वाला का कंसेप्ट आपको आएगा, ठीक ना। ये लिखना भी है, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं है, लिखना भी है ये। अब यहां पर देखो, इसमें बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने, डोमिनेंट जीन कितने हैं, डोमिनेंट जीन बेटा इसमें बताओ कितने हैं बेटा, कुल गिन डालो, 1 के 2 होंगे ना, कुल कितने हैं, 10 हैं। तो मान लो बेटा ये डोमिनेंट जीन इसमें 10 हैं, इसमें बताओ कितने हैं, 8 हैं। अरे 8 होगा ना, अरे 2 ही तो मैंने रिसेसिव किया है, ये 8 जीन हो गया। इसमें बोलो 6 हो गया, इसमें
5, इसमें 0, ऐसा मान लिया। ठीक बेटा, अगर हम लोग यहां पर फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप का मतलब कि कौन सा करेक्टर आएगा, कौन सा करेक्टर बेटा दिखेगा अपने को। अगर ये हाइड कर, जीन किसका है मान लेते हैं हाइड का है, किसका है हाइड का। अगर ये एक एवरेज मान लेते हैं बेटा कि ये 200 सेंटीमीटर, ये इसके जब ये सारे जीन है तो 200 सेंटीमीटर हाइट दे रहा है। ये कितना 200 सेंटीमीटर बेटा हाइट दे रहा है, राइट। अगर मान लो कि ये 8 जीन है तो ये 180। अब एक चीज बेटा और मुझे आपको बताना है, अगर मान लो कि जैसे 2 प्लांट है, दोनों में यही जीन है, तो दोनों का हाइट बेटा कितना आना चाहिए आपके अनुसार? सर 180 आना चाहिए। अरे बेटा जब जीन उतना ही है तो हाइट उतनी आनी चाहिए, क्यों? हाइट उतनी आनी चाहिए ना बेटा। दो मान लो कि 2 पर्सन है, ये 8 डोमिनेंट जीन है दोनों में, तो दोनों की हाइट बेटा कितनी आनी चाहिए? 180 आनी चाहिए। मान लो किसी की हाइट बेटा 160 हो गई तो, जबकि डोमिनेंट जीन ये है। इसका मतलब है बेटा जीन होना ही काफी नहीं है, जीन के साथ जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। अब मान लो बेटा ये जीन का एक्सप्रेशन कर ही रहा है, जीन तो एक्सप्रेस हो रही है, बट बेटा सुटेबल एनवायरमेंट नहीं है, उसमें ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो जीन होंगे ये किस पे बेटा डिफेक्टेड होंगे, किसके द्वारा इफेक्टेड होंगे? इन्वायरमेंट के द्वारा भी इफेक्टेड होंगे या सुटेबल एटमॉस्फेयर के द्वारा बेटा इफेक्टेड। क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते, अब देखो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, हम ये नहीं कह सकते कि 8 डोमिनेंट जीन है तो 180 ही सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी ही होगी। आइडियल कंडीशन में इतनी हो सकती है। अगर मान लो बेटा उसमें ग्रोथ हार्मोन उस बच्चे में आया ही नहीं तो उसकी हाइट तो छोटी हो जाएगी, लेकिन उसके पास कौन सा जीन था? जबकि सब डोमिनेंट जीन थे, 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बेटा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जीन होना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए और बेटा ये सुटेबल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर डोमिनेंट जीन है तो ये जरूरी नहीं है कि 180 सेंटीमीटर देगा ही देगा, हम एक आइडियल पैरामीटर को मान लेते हैं कि ये इतना होगा। क्लियर? आगे आगे बेटा बढ़े। अब मान लेते हैं कि ये 160 सेंटीमीटर है और ये मान लो बेटा कि हम 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, राइट बेटा, और यहां पर या 120 मान लेते हैं और ये 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसमें देखो एक डोमिनेंट जीन, एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, फिर भी कितना सेंटीमीटर है? अब आप ये देखो, क्या बेटा इसका एक्सप्रेशन घटता जा रहा है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन? बेटा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन घटता गया ना, डोमिनेंट जीन घटता गया तो एक्सप्रेशन भी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? करेक्टर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। बेटा ये जब लिखा रहा था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव समझाया था तो उसमें यही चीज समझाया था ना। तो क्वांटिटेटिव किसे कहेंगे फिर से बोलो? करेक्टर। करेक्टर बेटा किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। अगर डोमिनेंट जीन का नंबर घटता जा रहा है तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन भी घटता जा रहा है। तो इसीलिए बेटा ये क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। जल्दी करो बेटा थोड़ा सा, तो इसके बाद इसका वो
वीट कर्नल कलर वाला समझा दें पूरा। हो गया? अब अच्छा बताओ बेटा, अगर सभी डोमिनेंट जीन है तो इसको क्या कहेंगे सर? ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन देगा। ये क्या देगा बेटा? मैक्सिमम एक्सप्रेशन देगा। अगर ये क्या है, अगर एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो मिनिमम एक्सप्रेशन होगा। तो यहां पर ये मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा बेटा, कोई दिक्कत? लेकिन ये वाले एक्सप्रेशन कैसे होंगे? ये एक्सप्रेशन बेटा बोलो, ये इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन होगा। कैसा होगा? इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। तो क्या बेटा इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन मेंडल में आता था? आप कहेंगे सर नहीं आता था। तो जब मेंडल में नहीं आएगा तो ये क्या शो करेगा? इसको ही बेटा हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस वेरिएशन। इसका एग्जांपल बेटा मुझे समझाना है। हटा रहे हैं बेटा, इसको हटा दें। चलो भैया देखो, तो पहला एग्जांपल बेटा आपने क्या लिखा था? कर्नल कलरिंग बीट। बेटा इसमें इसका करेक्टर कितने जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा था सर? दो जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, दो पॉलीजीन ना, दो पॉलीजीन के द्वारा बेटा कंट्रोल हो रहा था। कौन कौन से पॉलीजीन थे मान लो? अब हम ये मान लेते हैं कि ये, फिर से बेटा एक बार लिख दे रहे हैं, कंट्रोल्ड बाई 2 पॉलीजीन्स बेटा, ठीक है। अब ये पॉलीजीन बेटा क्या होगा? मान लो ए एंड बी है, ए एंड बी है। अब दो पॉलीजीन है, इसका मतलब बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ये पेरेंट लिए, पेरेंट बेटा हमेशा प्योर लेंगे, प्योर लेंगे मतलब इसका जीनोटाइप क्या निकाले, क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी का क्रॉस बेटा किससे कराया? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी से। मान लो ये दो पेरेंट हैं, ठीक। तो अगर ये कलर बेटा रेड के लिए या रेड कलर है, किसके लिए जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है? रेड कलर के लिए। ये किसके लिए है बेटा? ये व्हाइट कलर के लिए, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं ऐसे ही, इसमें डोमिनेंट जीन कितने? 4। अगर बेटा डोमिनेंट जीन 4 हैं तो वो कौन सा कलर देगा? रेड कलर। अगर डोमिनेंट जीन बेटा एक भी नहीं है तो कौन सा कलर देगा? व्हाइट कलर देगा। इतना हम जान गए हैं। अब तुम बताओ इसका क्या बनाओगे बेटा? गैमेट बनाओगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी बनाओगे। अब फिर क्या करोगे? फ्यूजन करोगे बेटा, फ्यूजन करोगे तो कैपिटल ए ये बेटा बन जाएगा, ये F1 आ गया। अब आप मुझे बताओ बेटा कि F1 इसका कलर मुझे क्या लिखना चाहिए? इसका मतलब है बेटा कि क्योंकि डोमिनेंट का रूल है नहीं, मेंडल का भी रूल है नहीं, को डोमिनेंस है नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है नहीं, तब बेटा हमें यहां पर लिखना पड़ेगा इसका इंटरमीडिएट रेड कलर। कौन सा? ये है बेटा इंटरमीडिएट रेड कलर। बेटा इंटरमीडिएट रेड कलर हो गया भाई। इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि बेटा रेड है, दो डोमिनेंट जीन तो कम से कम है ना बच्चा। अब इसकी तुम क्या कराओगे? सेल्फिंग कराओगे। इसकी बेटा क्या करानी पड़ेगी? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब बेटा उसी का क्रॉस उसी से कराना पड़ेगा। अब आप जल्दी से इतना नोट करें तो फिर मैं इसके आगे वाला समझा दूंगा आपको, एक बार चेकर बोर्ड से, फिर एक बार डायरेक्ट बेटा मेथड बता दें, क्योंकि जब चेकर बोर्ड बना के समझाएंगे तो समझ में आएगा, और डायरेक्ट वाला बेटा ऐसे भी आपको आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड डेवलप कर देंगे। अगर कहा जाए बेटा पॉलीजीन का क्या एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, तो पॉलीजीन का एग्जांपल बेटा ह्यूमन स्किन कलर।
ठीक है ना, कौन सा कलर, ह्यूमन स्किन कलर। बेटा कितने जीन के द्वारा कंट्रोल है, 3 जीन के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन है बेटा कंपटीशन के। पॉलीजीन क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव, सर क्वांटिटेटिव है। इसमें किसका इफेक्ट है, डोमिनेंट का कि रिसेसिव का, सर डोमिनेंट जीन का। क्या किसी रिसेसिव जीन की वैल्यू है, बेटा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, डोमिनेंट होगा। तो हम कैलकुलेट किसको करेंगे, डोमिनेंट वाले को। चलिए बेटा हम लोग आगे। तो इसके जीनोटाइप कितने बनेंगे, 4 बनेंगे बेटा, इसका 4 इसका बनेगा। अरे यार इसका कितना बेटा वो बनेगा, क्या बोलते हैं, गैमिट। 4 इसका बनेगा, 4 इसका, मतलब 16 बन जाएगा। तो अगर 16 बनेगा तो बेटा यहां पर डायरेक्ट काम चला लें, अगर आप कहें तो डायरेक्ट काम चला लें, ठीक है ना। मतलब हम ये मान लेते हैं बेटा कि इसके 4 गैमिट बनेंगे। कैपिटल ए, देखो अगर हम लोग ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो गैमिट बेटा क्या बनेगा, फिर से बता दे रहे हैं। एक के बेटा बी हो जाएगा, यहाँ स्मॉल बी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल बी। लिखने का तरीका तो पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ये बी, ये स्मॉल ए, कैपिटल बी, यहाँ बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी। इसका ही क्रॉस बेटा दूसरे वाले से भी करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, चेकरबोर्ड बनाने चल रहे हैं। यहां पर क्या बनाने चल रहे हैं बेटा, एक चेकरबोर्ड बना ले रहे हैं। तो कितने कॉलम का बनेगा बेटा, कम से कम 16 का तो बनेगा ही बनेगा ना। चलो बेटा देखो, एक गायब किया तो सब गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं। बनाओ बेटा जल्दी से, मुझे बताओ। ये कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, और बेटा ये स्मॉल ए बी। चलो दूसरा वाला यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी, सेकंड बेटा बोलो कैपिटल ए स्मॉल ए, थर्ड बेटा बोलो स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। राइट बेटा, यही होगा ना। अब इसका जल्दी जल्दी हम लोग जोड़ के लिख ले। तो ये जल्दी जल्दी बेटा बताओ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। सही है। अरे अब इतना तो बेटा समझ ही गए हैं हम लोग, पढ़ते पढ़ते हैबिचुअल हो गए। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके साथ बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी, इसका इसके साथ बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ना, और इसके साथ बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी। राइट, इसका बेटा बोलो जल्दी से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। राइट बेटा, चलो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर बोलो कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर बेटा बोलो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। ये बेटा ये अपना ये चारों हो गया। ठीक, ये गैम ये बन गया, ये बन गया। अब इसको देखो, इसमें बेटा आपको बताओ, इसमें कुल कितने बेटा डोमिनेंट जीन है, 4। अरे 1 2 3 4 ही डोमिनेंट जीन है ना बेटा। इसमें कितने डोमिनेंट जीन है, देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने हैं, 3 ही है ना, इसमें 3, अरे 3 है ना। और बताओ इसमें कितने, 3, इसमें
चलो दो वाले का अलग से बेटा, पहले तीन वाला देखो। और कहीं है तीन? सर ये तीन, और कहीं तीन है नीचे वाला? तो ये कितने हैं? कुल चार हो गए। एक ये वाला हो गया, अरे जिसमें चार डोमिनेंट जीन है। अब जल्दी से बेटा बताओ कि जिसमें दो डोमिनेंट जीन वाले हों। सर एक हो गया, दो डोमिनेंट जीन ना, दो, दो, छोड़ दो इसको, दो, दो, और कहां बेटा? बस ये हो गया, और तो कहीं नहीं है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर बेटा? अब एक डोमिनेंट जीन वाले को ढूंढो जल्दी से। एक डोमिनेंट जीन वाले को, एक, दो, तीन, ये सही है, चार, यही ना? यही ना, चार हो गया ना। अब फिर बेटा इसका एक हो जाएगा, सही है। अब देखो, अब हम बेटा ये इसको शॉर्टकट इसका समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। इसको बनाना है बेटा आपको ना, ये नंबर ऑफ बेटा डोमिनेंट जीन लिखना है। अरे हट भाई, जल्दी से बताइए। अगर बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, जैसे हम लोगों ने यहां पर क्या लिया, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन लिया, और यहां पर बेटा उसका जीनोटाइप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीनोटाइप। और यह नंबर आप बेटा यहां पर फिनोटाइप लिख सकते हैं, यहां पर फिनोटाइप लिख सकते हैं, ठीक। और या तो बेटा यहां पर रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेशियो। अब जल्दी से मुझे बेटा गिन गिन करके बताइए आप, कौन बच्चा बताएगा? सर गिन गिन करके बताना है। अगर मान लो बेटा कि चार डोमिनेंट जीन है, तीन डोमिनेंट जीन है, दो डोमिनेंट जीन है, एक डोमिनेंट जीन है, या तो बेटा एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, यही हो सकता है ना। या तो चार होगा, तीन होगा, या तो बेटा क्या होगा, या तो एक ही होगा, या तो नहीं होगा, यही होगा। अब बताओ चार डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं बेटा? एक ही है। तो फिनोटाइप बेटा इसका क्या है? तो फिनोटाइप अगर डोमिनेंट जीन ये वाला तो डार्क रेड होगा। पहले रेशियो लिख लो, पहले रेशियो लिखो बेटा, ये एक है। फिर बताओ तीन डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं? चार। दो डोमिनेंट जीन वाले, फिर एक डोमिनेंट जीन वाला, पांच नहीं बेटा, चार होगा, चार ही होगा। एक डोमिनेंट जीन वाला चार ही होगा बेटा, चार होगा। फिर यहां कितना होगा? एक हो गया, सही है। अगर हम, ये रेशियो हो गया। अब बेटा यहां पर अगर चार डोमिनेंट जीन वाला तो क्या कहेंगे सर? डार्क रेड कहेंगे। क्या कहेंगे? डार्क रेड होगा, मतलब चारों डोमिनेंट जीन है तो बेटा पूरी तरह से रेड होगा, ठीक। तीन हो जाएगा तो बेटा लाइट रेड होगा, थोड़ा हल्का रेड हो जाएगा, उससे हल्का रेड हो जाएगा। अगर बेटा दो है तो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट रेड होगा। कैसा होगा? और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? वेरी लाइट हो जाएगा रेड, या बेटा हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ये व्हाइट हो जाएगा। तो रेशियो कितना आया? 14641 आया। आना कितना? अगर बेटा यही मेंडल वाला हम लोग पढ़े होते तो मेंडल कितना आता था? 9:3:3:1 आता था। अरे फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल का, जब बेटा डाई हाइब्रिड हम पढ़ते थे तो फिनोटाइपिक रेशियो मैंने कितना पढ़ाया था? 9:3:3। ये भी तो डाई हाइब्रिड ही है, लेकिन रेशियो कितना आया? 14641 आया। आया कि नहीं आया? चेंज हुआ? तो कहां चेंज हुआ बेटा? कहां चेंज हुआ? इसका मतलब फिनोटाइप में चेंज हुआ। कहां चेंज हुआ? और जीनोटाइप बेटा सेम वही आएगा, जीनोटाइप जो मेंडल निकाल लेते हैं वही आएगा। तो आप जल्दी से बेटा इसको नोट करिए, तो मैं नंबर ऑफ डोमिनेंट और वो सब लिख दूंगा।
तो यहां पर बेटा फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में बेटा फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? F2 जनरेशन में बच्चा फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा सर? 1:4:6:4:1 आना क्या चाहिए था बेटा? 9:3:3:1 आना चाहिए, लेकिन आया कितना? ये जीनोटिपिक रेशियो जो बेटा आप जानते हैं वही लिखेंगे, 1:2:1:2:4:2:1:1। ये किसका रेशियो है? ये जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक बेटा, यहां पर अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है, इसके केस में बेटा पढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इक्वल्स टू बेटा 2+2n+1, जबकि वहां पर बेटा n का स्क्वायर मैंने पढ़ाया था। तो यहां पर n क्या है बच्चा? यहां पर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉलीजीन, नंबर ऑफ पॉलीजीन्स। अब यहां पर हमने बेटा कितना पॉलीजीन लिया था? 2 पॉलीजीन लिया था। तो अगर यहां पर रखें तो 2 × 2+1, तो कुल कितना होगा बेटा? 5 आएगा। 5 टाइप के फिनोटाइप आएंगे सर। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 टाइप का आया कि नहीं आया? अब नंबर ऑफ, अगर यहां पर जीनोटाइप बेटा निकालेंगे तो 3 के पावर n हो जाएगा, 3 पावर n हो जाएगा। अब बेटा यहां पर n क्या है? वही नंबर ऑफ पॉलीजीन है। 3 के पावर बेटा 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका जीनोटाइप कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक बेटा सिंपल सा एक और क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलिएगा बेटा। ठीक है, यहां पर, अरे यार ये क्या आ गया, यहां पर बताओ पेरेंटल बेटा रेशियो कितना होगा? पेरेंटल रेशियो तो बेटा क्या बोलोगे सर? पेरेंटल तो 2 ही आएगा। अरे एक बेटा चारों डोमिनेंट वाला, एक चारों बेटा रिसेसिव वाला। तो पेरेंटल बेटा बोलो कितना हो जाएगा? 2/16 इंटू बेटा 100, तो कितना हो जाएगा? 12.5। लगभग इतना परसेंट बेटा ये पेरेंटल रेशियो हो जाएगा। इसको नोट करो, पेरेंटल रेशियो कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इसका जब भी बेटा हम इसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, इसको अगर बेटा हम ग्राफ के फॉर्म में देखें, यहां पर हम लेंगे नंबर, यहां पर बेटा डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट जीन लेंगे ना, इस तरह बेटा डोमिनेंट जीन लेंगे और इस तरह बेटा फिनोटाइप लेंगे। क्या लेंगे बेटा? ये फिनोटाइप। अब डोमिनेंट जीन अगर बेटा मान लो 0 है, यहां पर क्या है? 0। डोमिनेंट जीन बेटा 0 है, डोमिनेंट जीन बेटा 1 है, डोमिनेंट जीन 2 है, डोमिनेंट जीन 3 है, डोमिनेंट जीन 4 है। यही ना बेटा? ऐसा हम मान लेते हैं 1 2 3 4 है। अब बताओ अगर 0 है तो इसका कितना आया है? कम से कम बेटा 1 आया है। ये ऐसे होगा, अगर 1 वाला बेटा कितना है? जिसमें 1 डोमिनेंट जीन है, 4 है। अरे 1 डोमिनेंट जीन है बेटा, कुल कितने हैं? 4 है ना। कितने लोग हैं बेटा? 4 लोग हैं। 2 डोमिनेंट जीन वाले बेटा कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 बेटा, ये सही है। अब फिर 3 डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं बेटा? 4। और 4 डोमिनेंट जीन वाला बेटा 1 है। यही है ना? तो अब देखो ये, इसको अगर हम लोग यहां से चले तो बेटा ये ऐसा कुछ रेशियो ऐसा बनेगा ये। तो मुझे बताओ कि इसका शेप बेटा, ग्राफ का शेप कैसा होगा? सर बेल शेप हो गया, ये ऐसा ही शेप होगा। तो रेशियो बेटा आपने क्या बताया? यहां पर कितना लिखेंगे बेटा? 1 था, 0 वाला 1 ही था। ये वाला बेटा कितना था? बोलो 4 था। ये वाला बेटा कितना था? 6 था। फिर कितना लिखोगे बेटा? ये 4 6 4 और 1, तो इसका जो रेशियो लिखा गया था वो कितना था?
14641। कितना आना चाहिए था बेटा? 9:3:3:1 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? इतना। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ये बेल शेप है, ठीक। इसका बेटा शॉर्टकट मेथड कल समझाएंगे, अब इस पे एक आध दो सवाल कराएंगे, ठीक है ना। यहां तक तो आ ही गया क्लियर? चलो ठीक है, तो डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसको ऑफ कर दीजिए। हाँ, ओके।